जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम। कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास में हम इतिहास को बेसिक 0 स्तर से पढ़ेंगे। इतिहास जो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में 0 स्तर से पढ़ेंगे। ये टॉपिक BA BEd सेकेंड ईयर के लगता है, BA सेकेंड ईयर की भी लगता है, और साथ में कंपटीशन क्लासेज है, उन कंपटीशन क्लासेजों में भी ये हमारे कंपटीशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या इतिहास में इतिहास किसे बोलेंगे? जैसे कुछ कहते हैं जो बीत गया उसको इतिहास बोलती है, या मान लो पीछे जो अब तक जो बीता है उनको इतिहास कहती है। परंतु क्या इतिहास की कोई एक क्रमबद्ध कोई मान लो डेफिनेशन है? तो इतिहास को जानने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान रखना। उन 3 बातों से हम इतिहास के बारे में जान पाएंगे, इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, वो 3 बातें कौन सी है? पहली बात ये है कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं, यानी ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, वो इतिहास में गिनी जाएगी। तथा साथ ही यानी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं साथ ही भौगोलिक स्तर को भी प्रभावित करती है, साथ ही प्लस यानी भौगोलिक स्तर को भी प्रभावित करती है, भौगोलिक स्तर को भी प्रभावित करती है, वो इतिहास में गिन जाती है। आपको याद होगा 26 जनवरी 2002 को गुजरात में भूकंप आया था। उस भूकंप ने जो त्रासदी मचाई थी, वो त्रासदी क्या मानव जीवन के लिए एक अमिट छाप छोड़ के गई है? जो 26 जनवरी 2002 को गुजरात में भूकंप आया था, उस भूकंप ने जो त्रासदी मचाई थी, वो मानव जीवन में कुछ उसने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यानी भौगोलिक क्षेत्र तो प्रभावित हो रहा है ना, यानी इतिहास में जब मानव जीवन को प्रभावित होता है, साथ ही भौगोलिक जीवन प्रभावित होता है ना, भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित होता है ना, वो इतिहास में गिना जाता है। एक बात याद रखना इसमें कि मैंने बोला है 26 जनवरी 2002 को गुजरात में भूकंप आया था। उसमें एक गुजरात में प्राचीन सभ्यता थी जो थी धोलावीरा गाँव था प्राचीन सभ्यता का। वो धोलावीरा गाँव पूर्णतः नष्ट हो गया था, यानी उस भूकंप ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी थी। यानी भौगोलिक क्षेत्र में मैंने एक चीज़ उदाहरण दिया है, 26 जनवरी 2002 वाला दिया है, 2002 वाला, ये क्या है? गुजरात वाला है। इस ने भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, पहली बात हो। दूसरी बात इसमें यह है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता यानी क्रम तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी एक के बाद 10 आ जाता है, ऐसा नहीं है ना। यानी क्रमबद्धता को इतिहास कहा जाता है, ऐसा थोड़ी है। मान लो 2500 से अपन, जैसे मान लो वैदिक काल पढ़ रही है अपन 1500 से 600 ईस्वी को, फिर महाजनपद काल भूल गए, डायरेक्ट मौर्य काल आ गए। मान बीच में कुछ नहीं, डायरेक्ट आ गया, क्या पिछलो काल सुन नहीं रहा था? नहीं, यानी क्रमबद्धता ही भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता होगा कि अब जैसे मान लो थोड़ी सी बात समझने के लिए टॉपिक ले, तो जैसे भारत में कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या है? मांगते हैं ना, साक्ष्य मांगते हैं ना, प्रूफ मांगते हैं ना, उसी पास तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो यानी साक्ष्य होते हैं, उसी को इतिहास माना जाता है। बिना साक्ष्य की कोई इतिहास नहीं होता। अब आप कह दो मैं तो मैंने BA कर ली, क्या आपके पास डिग्री है? अगर डिग्री है तभी ही आप BA क्यों माने जा सकते हो, अन्यथा थोड़ी मान जा सकते हो BA। यानी आपके पास साक्ष्य है, तो साक्ष्य भी होना चाहिए। इतिहास को जानने के लिए हमें 3 बात का ध्यान रखना चाहिए।
तीन बात होती है तभी इतिहास को जान सकते हैं। जैसे 3 बात कौन सी है? पहली बात, मानव जीवन को प्रभावित, वो घटना जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, साथ ही भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करती है, वो घटना इतिहास में गिनी जाएगी। तथा वो घटना क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा उस घटना का साक्ष्य भी होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? इतिहास में गिना जाता है। अब बात तो साक्ष्य कर दी, बताओ इतिहास को जानने के लिए कितने साक्ष्य से इतिहास को जाना जा सकता है? तो इतिहास को जानने के लिए हमें 3 साक्ष्य मिलती है। कितनी साक्ष्य मिलती है? इतिहास को जानने के लिए हमें 3 साक्ष्य मिलती है। कितनी साक्ष्य मिलती है? 3। पहला साक्ष्य कौन सा होता है? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा कौन सा है? साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा कौन सा है? विदेशी विवरण। तीसरा साक्ष्य कौन सा है? विदेशी विवरण। ये क्या है? इतिहास को जानने के 3 साक्ष्य है। 3 साक्ष्य कौन से है? पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, तीसरा विदेशी विवरण। 3 साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन आता है? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। और अभिलेख के बाद क्या आता है? सिक्के। अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र के बाद क्या आता है? शिलालेख और गुहालेख। क्या आता है? गुहालेख और एक और क्या आता है? स्तंभलेख। ये क्या आती है? पुरातात्विक साक्ष्य। और इसी साथ पर देखें तो कुछ और बात इसमें कुछ और देखती है। तो जैसे एक आता है भित्ति चित्र आता है, भित्ति चित्र भी आता है। और भित्ति चित्र के अलावा एक आता है मर्दभांड भी आती है ना, मर्दभांड। ये क्या है? पुरातात्विक से क्षेत्र, पुरातात्विक के जो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है, उनमें देखे जाते हैं। ध्यान रखना, आप जो लिख रहे हो ना, अब जैसे मैंने अभी लिखा है, आप जो लिखोगे वो क्या अभिलेख है, परंतु उसमें एक शर्त है, वो लिखना अभिलेख नहीं है, वो समस्त लिखावट जो क्या है, वो समस्त लिखावट जो एक किस पर लिखी हो, यानी कठोर स्तर पर लिखी हो, उसको क्या जाता है? क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। कठोर लिखी भाग को ही क्या कहा जाता है? कठोर स्तर पर लिखा होता है, उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखी है सिक्के है, ये सिक्के और स्तंभलेख तक, ये टोटल क्या है? अभिलेख में आती है। ये टोटल क्या है? अभिलेख में आती है। ये सभी की सभी क्या आती है? अभिलेख में आती है। ठीक है, अभिलेख में आती है। ध्यान देना, अभिलेख है, सबसे पहले अभिलेख प्रारंभ किसने करवाए थे? जो अपन अभिलेख की बात करें तो सबसे पहले अभिलेख किसने प्रारंभ किए थे? अभिलेख सबसे पहले प्रारंभ किसने किए थे? मौर्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मौर्यों के द्वारा क्या गया था? प्रारंभ किया गया था। मौर्यों के द्वारा अभिलेख प्रारंभ किए गए थे। और सर्वाधिक अंशों की अभिलेख कितनी मिली है? अंशों की अभिलेख कितनी मिली है? मौर्य काल में अशोक ने किए थे। अंशों की अभिलेख कितनी मिली है? अंशों की अभिलेख मिली है 14। अशों की अभिलेख तो मिली है 14, जबकि कितने स्थानों से मिली है? अंशों की अभिलेख कितने स्थानों से मिली है? 8 स्थानों से अंशों के अभिलेख मिली है। ध्यान देना, मैं वापस लिख रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। अभिलेख प्रारंभ किसने करवाए? अभिलेख प्रारंभ किसने करवाए? थे? अभिलेख प्रारंभ किसने करवाए? मौर्यों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और अशोक की अभिलेख कितनी मिली है? अशोक की अभिलेख कितनी मिली है? 14। कितने स्थानों से मिली है? अशोक की अभिलेख कितने स्थानों से मिली है?
यानी कितने स्थानों से मिले है, उसे मिले है, तो कितने स्थानों में मिले है? 8। ठीक है, अशोक स्थान कितने मिले? 8। अब आगे बढ़े तो जैसे मैंने कहा सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख ये सब क्या करती है? अभिलेख के अंदर ही पड़ती है, यानी अभिलेख के अंदर ही आती है। और अभिलेख की डिफरेंस मैंने बताई थी, कठोर स्तर पर जो लिखा जाता है, कठोर स्तर पर जो लिखा गया है उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। सिक्के जैसे प्राचीन जो मुद्रा है उसको क्या कहती है? मुद्रा अभिलेख कहती है ना। ताम्रपत्र ताम्रपत्र पर जो लिखा है उनको क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहते हैं। शिलालेख यानी कोई बड़ी सी शिला मिली, उस शिला पर ये 5-7 लाइनें कुछ दी, वो क्या हो गया? शिलालेख हो गया। वो क्या हो गया? शिलालेख हो गया, वो शिलालेख हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मैंने और दूसरा वाली है गुहालेख। गुहालेख सबसे पहले किसने उत्पन्न करवाए थे? तो गुहालेखों को उत्पन्न करवाए थे मौर्यों के द्वारा। किसके लिए करवाए गए थे? आजीव धर्म से। आजीव धर्म के लिए गुहालेख, यानी कोई गुफा है आजीव धर्म के लिए अंशों के द्वारा, ये मान लो एक गुफा है भाई, ये गुफा है, ये गुफा आजीव धर्म के लिए अशोक ने बनवाई थी। और इस गुफा की जो मुख्य पृष्ठ है, वो मुख्य पृष्ठ कुछ 5-6 लाइनें लिख दी, वो क्या कहलाया? गुहालेख कहलाया। ये 5-6 लाइनें लिख दी, यानी ये 5-6 लाइन लिखी, उस पर क्या कहलाया? गुहालेख कहलाया। स्तंभलेख, जैसे अशोक का मिलता है स्तंभलेख, ये स्तंभ है, उस स्तंभ पर ऊपर क्या है? जैसे मान लो सिंह की आकृति बना दी, किसी की आकृति बनाई हुई है, और यहाँ पर 5, 6, 7, 8 मान लो 7 लाइन लिखी गई है, वो क्या है? स्तंभलेख है। जैसे अशोक का प्रसिद्ध स्तंभलेख है विराट स्तंभलेख, वो क्या अशोक का प्रसिद्ध है, तो स्तंभलेख आगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक मैंने इसमें जिक्र किया है गुहालेख, ये किसके लिए बनाए गए थे? आजीव धर्म के लिए। क्या है आजीव धर्म? ये आजीव धर्म कौन सा है? आजीव धर्म, ये आजीव धर्म कौन सा है? किस हो गया आजीव धर्म? आजीव धर्म में आपको पता होगा कि वो व्यक्ति जो भाग्यवादी पर, यानी भाग्यमुशी तो मिल जी, भाग्यमुशी तो पटवारी बन जा, भाग्यमुशी तो राजस्थान पुलिस में लाग जा। वो क्या है? भाग्यवादी इंसान ही आजीव धर्म को कहलाता है। नियतिवादी इंसान है, नीति पर छोड़ता है कि जो नीति में लिखा है वो नियतिवादी लोग, भाग्यवादी लोग ही क्या होता है? आजीव धर्म होती है। भाग्यवादी लोग और नियतिवादी लोग ये कौन होते हैं? आजीव धर्म वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये बात अपने पुरातन स्रोत की ली। पुरातन स्रोतों में क्या कहा? पुरातन स्रोतों में लिखा अभिलेख, सिक्के, फिर ताम्रपत्र, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, और मैंने लिखे भित्ति चित्र और मर्तबांड। ध्यान देना, भित्ति चित्र कहाँ पर प्रसिद्ध है? भीमबेटका से। भित्ति चित्र कहाँ के है? भीमबेटका। भित्ति चित्र कहाँ है? भीमबेटका कहाँ पड़ती है? भीमबेटका MP में है। ठीक है, अब आगे जाए। साहित्यिक स्रोत को भी हमें कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है। साहित्य स्रोत को कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है। पहला आता है धार्मिक, दूसरा धर्मेतर, यानी धर्म क्षेत्र। एक तो धार्मिक क्षेत्र, दूसरा है धर्मेतर, धर्मेतर। ठीक है, साहित्य स्रोतों को हम 2 नाम से पढ़ते हैं, पहला धार्मिक, दूसरा धर्मेतर। ठीक, अब विदेशी विवरण में सबसे पहले विदेशी विवरण देखे तो आता है मेगस्थनीज का। किसका आता है? मेगस्थनीज का। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। और फायान दूसरा कौन सा है? फायान। और फायान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोकोकी। फायान कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोकोकी। पहला विदेशी विवरण में मेगस्थनीज जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। दूसरा कौन सा है? फायान जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोकोकी। और तीसरा है हेवनसाग जिसने कौन सी लिखी थी? सियुकी। हेवनसाग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सियुकी। ये किसने लिखी थी? हेवनसाग ने लिखी थी। ठीक है, ये थे इसमें हमें जानकारी, यानी इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है।
ये तो मेरी सामान्य बात थी। अब अपने जो इसका जो टॉपिक चालू किया था इतिहास, उस इतिहास की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन अब जानेंगे। क्यों मैंने 2 बात बताई थी, मानव जीवन 3 बात बताई थी। मानव जीवन को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं, भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनाएं, क्रमबद्धता, जिस घटना में क्रमबद्धता हो, जिस घटना के साक्ष्य हो, उसी को इतिहास में गिना जाता है। अब इतिहास शब्द की डेफिनेशन क्या है? इतिहास, इस शब्द की डेफिनेशन देखो, इसमें शब्द है 3। एक है इति प्लस ए प्लस आस, इति प्लस ए प्लस आस, इतिहास। यानी अगर डायरेक्ट इसका छोटा रूप कितने लिखते हो, इति ही प्लस हास लिखते हो, परंतु इतिहास में इति प्लस हास नहीं होता, इति प्लस ए प्लस आ, इति धन ए धन आस, यानी इतिहास होता है। ठीक है। और इस इतिहास को देखिए तो इति का मतलब होता है इस प्रकार, क्या मतलब होता है? इस प्रकार। और ए का मतलब वास्तव में या निश्चय में, वास्तव में। और दूसरा है इसका अर्थ है निश्चय ही। और आस में किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। अब देखो पूरा इसका अर्थ बन गया। इस प्रकार वास्तव में किसी घटना घटित होना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये क्या है? इतिहास है। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जो 2016 में SSGD 2016 हुई थी, उस 16 में क्वेश्चन आया था, उसका क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आप करके बताइए। वो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देख के बताएं कि भाई क्या है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इतिहास है, क्वेश्चन का नहीं है, इतिहास है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो ए है, उस ए में लिखा हुआ है अतीत की घटनाओं का दिन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन व अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन से अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिस साक्ष्य मौजूद हो, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो। ठीक। और इसका द है वो ये है अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटना के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके
साक्ष्य मौजूद हो। कौन सा सही लगा आपको? पहला था अतिथि घटनाओं का दिन, दूसरा था अतिथि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, तीसरा था अतिथि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, और चौथा है अतिथि घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, जिसके साक्ष्य मौजूद हो। तो देखो, हाँ, ये तीसरा भी हो सकता है, अतिथि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, परंतु इसने चौथा क्या दे दिया? चौथा दिया है अतिथि घटनाओं का वर्तमान घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो, यानी वो प्राचीन घटनाएं जो वर्तमान घटनाओं से रिलेटिव हो, यानी वर्तमान घटना में साथ में गुजरी हो। जैसे मान लो अपन सिंधु सभ्यता पढ़ती है, उसमें वर्तमान काल तक काल आ रहा है, तो ये क्या है, वो इतिहास में पढ़ा जा सकता है। ऐसी घटनाएं नहीं जो प्राचीन में प्राचीन ही रहेगी, वर्तमान घटनाओं में मिल ही नहीं रही है, वो इतिहास में नहीं है। तो चौथा इसका राइट होगा, क्योंकि इसने क्या दिया है? अतीत घटनाओं का वर्तमान घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिस साक्ष्य मौजूद हो, ये इसने दिया है। तो ये इसका राइट आंसर। कल हमें इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे, यानी इतिहास कितने भागों में विभाजन किया हुआ है और कितने भागों में वर्तमान इतिहास है। जय हिंद, जय भारत।